हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल अभिविजन में। आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस 2020 के लिए 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस और एनालाइज करूंगा। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग भी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की ज़रूर कोशिश करना, ताकि आप सभी लोगों को पता चल सके कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देना चाहता हूं। मैं अविनाश सर, पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट 2020 के अंतर्गत जो पेपर 2 है हमारा, उसके अंतर्गत आने वाले 10 यूनिट्स, जिसमें फर्स्ट है हमारा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। इन 10 यूनिट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होंगे उन सभी को मैं कवर करूँगा आगे आने वाले वीडियो के अंतर्गत। तो आइए आज का मैं वीडियो सेशन स्टार्ट करता हूं। ये हमारे एमसीक्यू टेस्ट सीरीज वीडियो का पार्ट 3 होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो सूचियां दी गई है। सूची फर्स्ट में लेखक हैं और जबकि सूची सेकंड में उनकी महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। इन दोनों सूचियों को सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करना है। सूची फर्स्ट में लेखक और सूची सेकंड में महत्वपूर्ण अवधारणाएं, मतलब उनके कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। ए है हमारा जॉन रॉल्स। ए है जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स का कौन सा कॉन्सेप्ट था, ये चीज़ हमको यहाँ देखना है कि जॉन रॉल्स किस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता है। रॉबर्ट नॉजिक, माइकल वॉल्जर, थॉमस पॉगे। तो देखिए, अगर इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो एक राइटर और उसके एक कॉन्सेप्ट का भी अगर आपको अच्छे ढंग से उसका कॉन्सेप्ट पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, जॉन रॉल्स जो हैं वो न्याय से जुड़े हुए हैं। जॉन रॉल्स हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से जुड़े हुए हैं। रॉबर्ट नॉजिक, जॉन रॉल्स डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, और रॉबर्ट नॉजिक जो है न्याय पात्रता के रूप में इसकी बात करते हैं। न्याय जो है पात्रता के रूप में इसकी बात करते हैं। माइकल वॉल्जर एक समुदायवादी विचारक हैं, तो न्याय का समुदायवादी दृष्टिकोण उन्हीं के द्वारा दिया गया है। और थॉमस पॉगे आपको नहीं भी मालूम रहेगा तो आप जो लास्ट ऑप्शन बचता है वैश्विक न्याय, इसका आंसर होगा। तो देखिए, ए का थ्री सिर्फ एक ही जगह है ऑप्शन ए में, तो इसलिए इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन 2 है हमारा कि किसने कहा कि संविधान के बिना सरकार अधिकार बिना शक्ति के समान है। किसने कहा कि संविधान के बिना सरकार अधिकार बिना शक्ति के समान है। तो ऑप्शन ए है हमारा थॉमस पेन, ऑप्शन बी डेविड एप्टर, ऑप्शन सी कार्ल ड्यूस, डी वाल्टर बेगहॉट। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों थॉमस पेन। ये थॉमस पेन के द्वारा ये कोटेशन बोला गया था। मैं आपको हर क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने की 10 सेकेंड टाइम दूंगा। आप 10 सेकेंड में इन सभी प्रत्येक क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। सही कथन को चूज करना है। फर्स्ट है हमारा, स्विट्जरलैंड के फेडरल काउंसलर पर महाभियोग चलाया जा सकता है। क्या ये कथन सही है। सेकेंड है, अमेरिकन कांग्रेस के संयुक्त सत्रों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। क्या ये कोटेशन सही है। थर्ड है, भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय संसद को एक बार संदेश भेजा। 4 है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सिविल सेवाओं और सरकारी एजेंसियों के प्रचालन की निगरानी करता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है दोस्तों। तो बताइए कि ये जो स्टेटमेंट दिया है इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे सही हैं, बताइए।
देखिए, स्विट्जरलैंड के फेडरल काउंसलर पर महाभियोग चलाया जा सकता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। स्विट्जरलैंड के फेडरल काउंसलर पर महाभियोग नहीं चलाया जा सकता है दोस्तों। अमेरिकन कांग्रेस के संयुक्त सत्रों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है, ये बिल्कुल सही है, सही बात है। अमेरिकन कांग्रेस के संयुक्त सत्रों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय संसद को एक बार संदेश भेजा है, ऐसा नहीं है। भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय संसद को एक बार संदेश नहीं, केवल एक बार नहीं भेजा है, बल्कि बहुत बार संदेश भेज चुके हैं वो। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सिविल सेवाओं और सरकारी एजेंसियों के प्रचालन की निगरानी करते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। देखिए, यहाँ बोला जा रहा है ऑप्शन 2 में कि अमेरिकन कांग्रेस के संयुक्त सत्रों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। देखिए, अमेरिका का जो संसद है, अमेरिका का जो विधायिका है, उसे हम लोग कांग्रेस के नाम से जानते हैं, और इंडिया का जो विधायिका है उसे हम लोग संसद के नाम से जानते हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ संसद है उसी प्रकार से वहाँ कांग्रेस है। यहाँ पर संयुक्त सत्रों की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है, और वहाँ पे कांग्रेस के संयुक्त सत्रों की जो अध्यक्षता है वो उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 ये दोनों मेरा राइट है, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4। तो ऑप्शन बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4। तो ये करेक्ट आंसर होगा हमारा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4। मैकुलम बनाम मैरीलैंड विवाद के निर्णय में अमेरिकन उच्चतम न्यायालय ने पहली बार किस सिद्धांत की स्थापना की? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया है कि मैकुलम बनाम मैरीलैंड वाद के निर्णय में अमेरिकन उच्चतम न्यायालय, दैट मीन्स अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है, इस केस में पहली बार किस प्रकार के सिद्धांत की स्थापना की, किस सिद्धांत की स्थापना की? ऑप्शन ए है हमारा राज्यों के बीच समानता, ऑप्शन बी है संघीय शासन और राज्यों के बीच समानता, ऑप्शन सी है संघीय शासन पर राज्यों की उत्कृष्टता, ऑप्शन डी है राज्यों पर संघीय शासन की उत्कृष्टता। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राज्यों पर संघीय शासन की उत्कृष्टता, राज्यों पर संघीय शासन की उत्कृष्टता, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉवेल के अनुसार किसी राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति को 3 स्तरों में आंका जा सकता है, इन स्तरों की पहचान करना है। ऑप्शन ए में है राजनीतिक व्यवस्था स्तर, जनता स्तर, प्रक्रिया स्तर, ऑप्शन बी में है जनता स्तर, प्रक्रिया स्तर, नीति स्तर, ऑप्शन सी है हमारा राजनीतिक व्यवस्था स्तर, प्रक्रिया स्तर, नीति स्तर, और ऑप्शन डी है प्रक्रिया स्तर, नीति स्तर और शक्ति स्तर। तो बताइए इसमें मेरा करेक्ट आंसर कौन होगा? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। पॉवेल के अनुसार किसी राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति को 3 स्तरों में आंका जा सकता है, और ये जो स्तर हैं वो है राजनीतिक व्यवस्था स्तर, प्रक्रिया स्तर और नीति स्तर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 6 है हमारा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। लुसियन पाई ने उन संकेतों की पहचान की जिनमें तीसरी दुनिया के नए राज्यों को राजनीतिक विकास हासिल करने में करना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह सही है? ए है पहचान, वैधता, भेदन, भागीदारी, एकीकरण और वितरण। बी है पहचान, भेदन, भागीदारी, विघटन, वितरण, आर्थिक अस्थिरता। सी है भेदन, विसरण, विघटन, केंद्रीकरण, नेतृत्व, शासन। ऑप्शन डी है भागीदारी, प्रतिनिधित्व, भेदन, एकीकरण, वैधता, केंद्रीकरण। तो बताइए कि लुसियन पाई ने उन संकेतों की पहचान की है जिन्हें तीसरी दुनिया के नए राज्यों को राजनीतिक विकास, दैट मीन्स की पॉलिटिकल डेवलपमेंट हासिल करने के लिए करना पड़ता है। तो बताइए कि इनमें से कौन सा एक समूह सही है? तो कौन सा समूह सही होगा दोस्तों, ये आपको बताना है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा?
देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, पहचान, वैधता, भेदन, भागीदारी, एकीकरण, वितरण। तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना, माइंड में रखना है कि लुसियन पाई ने कुछ संकेतों की पहचान की थी जिन्हें तीसरी दुनिया के नए राज्यों को राजनीतिक विकास हासिल करने में करना पड़ता है, जिसमें से कौन है? पहचान, वैधता, भेदन, भागीदारी, एकीकरण और वितरण। लुसियन पाई के बारे में आपको मैं कुछ जानकारी दे देता हूँ। देखिए, लुसियन पाई की एक फेमस पुस्तक रही है, एक फेमस बुक है उनका, एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। और इस बुक में इंग्लैंड के विकास का राजनीतिक विश्लेषण करते समय राजनीतिक व्यवस्था के 6 संकटों की इन्होंने पहचान की थी, जिनका सामना तीसरी दुनिया के नए राज्यों को राजनीतिक विकास हासिल करने में करना पड़ता है। इन संकटों को राजनीतिक विकास की अवस्थाओं के साथ भी जोड़ा जा सकता है। और ये अवस्थाएं कौन कौन है? तो पहला, पहचान, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहचान को हम लोग इंग्लिश में आइडेंटिटी कहते हैं। वैधता, लेजिटिमेसी। भेदन, पेनिट्रेशन। सहभागिता, पार्टिसिपेशन। सहभागिता या भागीदारी दोनों एक ही चीज़ है, पार्टिसिपेशन। एकीकरण, इंटीग्रेशन। और वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये समूह हमारा करेक्ट होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 7। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक अभिकथन ए है और दूसरा तर्क आर है। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है। अभिकथन ए है हमारा, आजकल अधिकांश विधायिकाएं कानून नहीं बनाती बल्कि अन्यत्र बने कानूनों का औपचारिक रूप से अनुमोदन करती हैं। और तर्क आर है, विधायिका राज्य का विधि निर्मात्री निकाय है। कुट में हमारा दे रखा है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि आजकल अधिकांश विधायिकाएं कानून नहीं बनाते बल्कि अन्यत्र बने कानूनों का औपचारिक रूप से केवल अनुमोदन करती हैं। तर्क दे रखा है, विधायिका राज्य का विधि निर्मात्री निकाय है। ऊपर जो बात किया जा रहा है वो कानून निर्माण के संबंध में बात किया जा रहा है। और यहाँ बोला जा रहा है कि विधायिका जो है कानून अब नहीं बनाती है बल्कि अन्यत्र बने कानूनों का औपचारिक रूप से अनुमोदन करती है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रत्यायोजित विधान का कॉन्सेप्ट है, दैट मीन्स कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। और नीचे बात किया जा रहा है कि विधायिका राज्य का विधि निर्मात्री निकाय है, मतलब विधायिका जो है वो स्टेट का एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो लॉ बनाने का काम करती है। तो दोनों यहाँ पर अलग अलग बात कर रही हैं, दोनों अपने स्थान पर सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, विधायिका जो है वो राज्य का एक विधि निर्मात्री निकाय है, ये बात तो आप सभी लोगों को पता है। परंतु आजकल जो अधिकांश विधायिकाएं हैं वो कानून नहीं बनाती बल्कि अन्यत्र बने कानूनों का औपचारिक रूप से अनुमोदन करती है, ये स्टेटमेंट में कहा जा रहा है। और ये जो बात बोला जा रहा है ये प्रत्यायोजित विधान का एक उदाहरण है, दैट मीन्स कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, प्रत्यायोजित विधान बोला जाता है हिंदी में, तो आपको पता होगा। देखिए, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रत्यायोजित विधान का जो विकास है वो इंग्लैंड से प्रारंभ होता है। अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं और उसके दृष्टिकोण से देखें तो प्रत्यायोजित विधान का जो विकास है, प्रत्यायोजित विधान का विकास दैट मीन्स कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जो डेवलपमेंट है वो इंग्लैंड से शुरू होता है। कब शुरू होता है? जब 1832 में 1832 में वहाँ संसद द्वारा सुधार अधिनियम पारित किया जाता है।
1832 ईस्वी में इंग्लैंड के संसद के द्वारा एक सुधार अधिनियम पारित किया जाता है और उस अधिनियम के तहत, उस सुधार अधिनियम के तहत प्रत्यायोजित विधान का विकास प्रारंभ होता है। इस अधिनियम के अंतर्गत सर्वप्रथम सरकारी विभागों को अपना कार्य सुचारू ढंग से संपादित करने के लिए विधायी शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है। और इस अधिनियम के अंतर्गत क्या व्यवस्था की जाती है? 1832 में एक सुधार अधिनियम लाया जाता है इंग्लैंड के संसद में, और इसके अंतर्गत सरकारी विभागों को अपना कार्य अच्छे ढंग से, बेहतरीन ढंग से, सुचारू ढंग से संपादित करने के लिए विधायी शक्ति क्या की जाती है? प्रत्यायोजित की जाती है। तो आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अभिजात्य के सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है, जेम्स बर्नहम ने अभिजातियों का परिचालन की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। सी राइट मिल्स के त्रिशासक दल सत्ता समूह में राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रबंधकीय वर्ग शामिल हैं। थर्ड है, जी मोस्का ने अभिजाति की व्यक्तिगत विशेषताओं पर बल दिया है। और फोर है, अभिजाति सिद्धांत बहुलवाद का समर्थन करता है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनाव करना है। तो बताइए कि जो ये स्टेटमेंट दे रखा है, इनमें से आपने बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, कौन सा हमारा करेक्ट होगा, बताइए। देखिए, अभिजाति के सिद्धांतों के संबंध में सही स्टेटमेंट का चुनाव करना है। फर्स्ट है, जेम्स बर्नहम ने अभिजातियों का परिचालन की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। नहीं, ऐसा अभिजातियों का परिचालन की अवधारणा का प्रतिपादन जेम्स बर्नहम ने नहीं किया है। सी राइट मिल्स के त्रिशासक दल सत्ता समूह में राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रबंधकीय वर्ग शामिल हैं, ये भी ऑप्शन गलत है दोस्तों। जी मोस्का ने अभिजाति की व्यक्तिगत विशेषताओं पर बल दिया है, ये ऑप्शन सही है। जी मोस्का ने अभिजाति की व्यक्तिगत विशेषताओं पर बल दिया है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन 4 है, अभिजाति सिद्धांत बहुलवाद का समर्थन करता है। अभिजाति सिद्धांत बहुलवाद का समर्थन करता है, ये भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन केवल 3rd और 4, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत, दैट मीन्स कि एलिटिस्ट थ्योरी क्या है? देखिए, एलिटिस्ट थ्योरी या विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत, इसे अभिजाति का सिद्धांत भी बोला जाता है, कि मुख्य मान्यता है कि किसी भी समाज या संगठन के अंतर्गत सारे जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो इने गिने लोग ही करते हैं और बाकी लोग केवल उनका अनुसरण करते हैं। बाकी लोग केवल उनका अनुसरण करते हैं। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रत्येक समाज या संगठन के सदस्य 2 भागों में बटे रहते हैं। फर्स्ट है एलिट्स और सेकेंड है मासेस। एलिट्स को विशिष्ट वर्ग कहा जाता है और मासेस को जनसाधारण या जनपुंज कहा जाता है। देखिए, 20वीं शताब्दी के आरंभ में बहुत सारे ऐसे विचारक हैं जैसे पेरेटो, मोस्का, मिचेल्स ने अभिजाति के सिद्धांत, दैट मीन्स कि विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मोस्का ने द रूलिंग क्लास के अंतर्गत अभिजात या विशिष्ट वर्ग के व्यक्तिगत विशेषताओं पर बल देते हुए उन्होंने कहा था कि इस वर्ग के सदस्य अपनी असाधारण योग्यता, अनोखी सूझबूझ, कार्यकुशलता या प्रबंध क्षमता के बल पर संपूर्ण संगठन में प्रभावशाली स्थान प्राप्त कर लेता है और उसे अपनी इच्छा या योजना के अनुसार संचालित करने का वे काम करता है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? फर्स्ट है हमारा, अमेरिकी सीनेट में राजस्व विधेयक में संशोधन करने की शक्ति है। क्या अमेरिकी सीनेट राजस्व विधेयक में संशोधन कर सकती है? सेकेंड, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में राजस्व विधेयक प्रस्तुत करने की विशिष्ट शक्तियां हैं। थर्ड है, ब्रिटेन में कार्यपालिका तथा विधायी संबंध शक्तियों के प्रसार पर आधारित है। ऑप्शन 4 है, अमेरिका का राष्ट्रपति हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को भंग कर सकता है।
नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर का चुनाव करना। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन से स्टेटमेंट्स, कौन कौन से जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो हमारे सही है? बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए इस क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेटमेंट है कि अमेरिकी सीनेट में राजस्व विधेयक में संशोधन करने की शक्ति है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में राजस्व विधेयक प्रस्तुत करने की विशिष्ट शक्तियाँ, ये भी है, ये भी करेक्ट है। ब्रिटेन में कार्यपालिका तथा विधायी संबंध शक्तियों के प्रसार पर आधारित है, ये स्टेटमेंट गलत है। अमेरिका का राष्ट्रपति हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को भंग कर सकता है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। अमेरिका का राष्ट्रपति हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को भंग नहीं कर सकता है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो केवल ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड होगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के विधानमंडल को कांग्रेस कहा जाता है, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के विधानमंडल को कांग्रेस कहा जाता है और भारत के विधानमंडल को संसद कहा जाता है। ये तो बात आपको पता ही होगी कि भारत के विधानमंडल दैट मीन्स लेजिस्लेचर को संसद यानी पार्लियामेंट कहा जाता है और अमेरिका के जो विधानमंडल है, लेजिस्लेचर है, उसको कांग्रेस कहा जाता है। और अमेरिका में संघीय शासन प्रणाली प्रचलित है और वहाँ की जो संघीय सरकार है वो पूरे राष्ट्र से संबंधित मामलों का संचालन करती है। और जबकि 50 राज्यों की सरकारें अपने अपने राज्य से संबंधित मामलों का शासन चलाती है। वहाँ पर जो 50 राज्य की सरकारें हैं वो अपने अपने राज्य से संबंधित मामलों का शासन चलाती है। संघीय प्रणाली की आवश्यकता के अनुरूप वहाँ संघ के विधानमंडल में 2 सदनों की व्यवस्था की गई है। पहला प्रतिनिधि सभा, जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी कहा जाता है, और दूसरा सीनेट। सीनेट को विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन भी कहा जाता है। आपको ये बात याद रखनी है। ये भी क्वेश्चन यूजीसी एनटीए नेट आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। प्रतिनिधि सभा संपूर्ण राष्ट्र के जनसाधारण का प्रतिनिधित्व करती है तथा सीनेट पृथक पृथक राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिनिधि सभा संपूर्ण राष्ट्र के जनसाधारण का प्रतिनिधित्व करती है और सीनेट जो है वो अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिनिधि सभा को निम्न सदन या अवर सदन, लोअर हाउस कहा जाता है और जबकि सीनेट को उच्च सदन या दूसरा सदन, सेकेंड चैम्बर कहा जाता है या अपर हाउस भी उसे आप बोल सकते हैं। अमेरिका के विधानमंडल का जो द्वितीय सदन है सीनेट, वो विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन क्या, कौन सा है, कौन है निम्न में से? तो आपको याद रखना है सीनेट, अमेरिका का द्वितीय सदन सीनेट, जिसको हम उच्च सदन भी बोलते हैं, अपर हाउस, या इसे सेकेंड चैम्बर के नाम से भी जाना जा सकता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन 10 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 के फीचर्स को हमको बताना है। ऑप्शन ए है केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल, ऑप्शन बी है विधानसभा में निर्वाचित बहुमत का होना, ऑप्शन सी है विधान परिषद के बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार दिया गया, ऑप्शन डी है सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। तो बताइए कि इसमें कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा? बताइए बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, विधान परिषद के बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? ये जो है विशेषता नहीं है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की ये विशेषता नहीं है। देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधान परिषद को बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार नहीं दिया गया था। आपको ये बात याद रखनी है। इस अधिनियम को
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। और इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय विधानमंडल, द्विसदनीय व्यवस्था और द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की थी, ये भी बात करेक्ट है। और प्रत्यक्ष निर्वाचन की भी व्यवस्था प्रारंभ की थी, प्रत्यक्ष निर्वाचन का भी व्यवस्था प्रारंभ की थी। दूसरी बात है कि इस प्रकार प्रत्येक भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी लोकसभा और राज्यसभा का गठन किया गया। भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी लोकसभा और राज्यसभा का गठन किया गया। इसमें सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व भी प्रदान किया गया था। ये बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियनों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया था। तो ये फीचर्स थे इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 के। तो आज का टेस्ट सीरीज हमारा यहीं समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।